हे गाइस, वेलकम ऑन ड्रीम क्लासेस। मैं रुचि जैन आप सभी का ड्रीम क्लासेस के ऐप पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल के बारे में। हम लाइफ साइकिल के फेजेस पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन में। आज का जो हमारा लेक्चर है रिप्रोडक्शन साइकिल से रिलेटेड है। तो आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। रिप्रोडक्टिव साइकिल में हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं एस्ट्रस साइकिल। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम? रिप्रोडक्टिव साइकिल में फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एस्ट्रस साइकिल। ये जो भी हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है इनका आपको नोट्स पीडीएफ ड्रीम क्लासेस के ऐप पर मिल जाएंगे। आप उन्हें एक्सेस कीजिए। बहुत सारे बच्चे एक्सेस कर चुके हैं। आप लोग भी बिल्कुल अपनी पढ़ाई का लॉस नहीं कीजिए जिन्हें एक्सेस नहीं किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा एस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रस साइकिल जो हमारे प्राइमेट्स हैं के अतिरिक्त सभी स्तनधारियों में पाया जाता है। जो हमारा एस्ट्रस साइकिल है हमारे प्राइमेट्स को छोड़कर बाकी सभी स्तनधारियों में हमारा एस्ट्रस साइकिल पाया जाता है। एस्ट्रस साइकिल का पॉइंट ए। एस्ट्रस साइकिल का पॉइंट बी हम पढ़ें। इस चक्र के दौरान अत्यधिक मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव होता है। क्या होता है एस्ट्रस साइकिल में? इस चक्र के दौरान अत्यधिक मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव होता है। अब इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव होने के कारण क्या होता है? मादा लैंगिक उत्तेजना की स्थिति उत्पन्न होती है। यहां पर हमारे एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होता है। इसके कारण ही इसको एस्ट्रस साइकिल बोला जाता है। क्लियर? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे देखते हैं कि इसको और क्या बोलते हैं। इससे हीट पीरियड भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है हीट पीरियड? हमारे एस्ट्रस साइकिल को हीट पीरियड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कि जिन जिन एनिमल्स में एस्ट्रस साइकिल पाया जाता है उस टाइम एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा सीक्रेट होती है, तो उनकी बॉडी से हीट जनरेट होती है। इसका लास्ट पॉइंट है मध्य चक्र। एस्ट्रस साइकिल को हिंदी में हम बोलते हैं मध्य चक्र, जो कि मैं बताना भूल गई थी आपको। मध्य चक्र के दौरान योनि मार्ग से
रक्त का स्त्राव नहीं होता। इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट के कारण इनमें लैंगिक उत्तेजना होती है एंड हीट जनरेट होती है, इसलिए इसे हम हीट पीरियड भी बोलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर हम हमारा नेक्स्ट साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल करने वाले हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हिंदी में हम बोलेंगे रजोधर्म। चलिए स्टार्ट करें हम इसको। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मध्य चक्र के उदाहरण क्या है, किन किन में मध्य चक्र पाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट मेंस्ट्रुअल साइकिल। रजोधर्म। इसमें क्या होता है, प्राइमेट्स की मादाओं में भी पाया जाता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, प्राइमेट्स की मादाओं में भी पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बी की बात करें हम तो यह चक्र यौवनारंभ में प्रारंभ होता है। इसके प्रारंभ को मैनार्क या रजोदर्शन कहते हैं। यह चक्र क्या होता है, यौवनावस्था में प्रारंभ होता है। इसके प्रारंभन को मैनार्क या रजोदर्शन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसके प्रारंभ को, मैनार्क या रजोदर्शन भी कहा जाता है। एम लगभग 50 वर्ष की आयु में रुक जाता है, इसे मेनोफ्यूज कहा जाता है। एम लगभग 50 वर्ष तक की आयु तक रुक जाता है, इससे हम क्या बोलते हैं, मेनोफ्यूज भी बोलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड कितना होता है, ड्यूरेशन पीरियड कितना होता है। ले लिया स्क्रीनशॉट। ड्यूरेशन इसका 28 से 29 डेज होता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसका प्रत्येक मासिक चक्र के लगभग मध्य में, कब, लगभग मध्य में एक अंडाणु मुक्त होता है।
होगा यह क्रिया दोनों अंडाशयों एकांतर क्रम से होती है। अगर हम बात करें कि हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे से हमारा एक अंडाशय निर्मुक्त होगा, यहाँ से एक हमारा अंडाशय निर्मुक्त होगा। तो प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान लगभग एक अंडाशय मुक्त होता है, एक अंडाणु मुक्त होता है। अंडाशय से क्या होगा, हमारा एक अंडाणु मुक्त होगा। यह क्रिया दोनों अंडाशयों से, एक हमारा ये वाला अंडाशय, एक हमारा ये वाला अंडाशय, एकांतर क्रम से होती है। यानी कि दोनों में लगभग एकांतर क्रम से होती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम इसके बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और मार्कर में इंक भी डाल लेते हैं, फिर देखते हैं हम आगे इसको। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलो समझ में आया इतना। नेक्स्ट है हमारे पास, ये जब चक्र होता है ना स्टार्ट, तब इसमें अंडाशय और गर्भाशय में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के आधार पर हमने इसे फेजेस में डिवाइड किया हुआ है, फिर हम इनके फेजेस पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आवर्त चक्र के दौरान अंडाशय व गर्भाशय में अनेक परिवर्तन होते हैं। समझ में आई ये लाइन? बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। इस प्रावस्थाओं को निम्न अवस्थाओं में विभक्त किया गया है। यानी कि ये जो परिवर्तन है, इन्हें इन प्रावस्थाओं को भिन्न अवस्थाओं में विभक्त किया गया है। पहली हमारी कौन सी है? मेंस्ट्रुअल फेज। सेकंड हमारी है फॉलिक्यूलर या पॉलीफ्रैक्टिव फेज। एंड थर्ड हमारी है ल्यूटल फेज या सेक्रेटरी फेज। इन फेजेस को करने के बाद इनका एक डायग्राम दिया हुआ है हमारी एनसीईआरटी की बुक में, उसको समझेंगे। लेकिन पहले हम इन 3 फेजेस को पढ़ेंगे, उनके बाद हम उस डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप बताओ मुझे फर्स्ट फेजेस कौन सा है जल्दी से?
मेंस्ट्रुअल फेज, यह प्रावस्था कितनी होती है? 3 से 5 दिन की अवधि की होती है। कितने दिन की होती है? यह 3 से 5 डेज की अवधि की होती है। नेक्स्ट अगर बात करें हम इसकी, तो इसके अंदर नेक्स्ट क्या होता है? इस दौरान एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का स्राव न्यूनतम होता है। यानी कि इसमें क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, वो क्या होते हैं? कम सीक्रेट होते हैं। इस दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव न्यूनतम होता है। मतलब कि इतनी ज्यादा क्वांटिटी में इसका स्राव क्या होता है? नहीं होता है। प्रोजेस्टेरोन के स्राव के अचानक गिरावट के कारण गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर की रुधिर वाहिनियां फट जाती है। यानी कि पहले साइकिल चल रहा होता है, फिर दूसरा साइकिल स्टार्ट होता है, फिर दूसरा साइकिल की फर्स्ट फेज आती है। तब पहले तो बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो रहा होता है हार्मोन, फिर क्या होता है? कम सीक्रेट होने लग जाता है। जैसे ही कम सीक्रेट हो जाता है तो अपने लेयर्स होती है अंदर की तरफ, तो उसमें से लेयर क्या हो जाती है? फट जाती है। अब लेयर फट जाती है तो हमारे क्या होता है? झड़ने लग जाती है। अब देखो आगे, प्रोजेस्टेरोन के स्राव में अचानक गिरावट के कारण गर्भाशय की एंडोमेट्रियम, कौन सी? एंडोमेट्रियम स्तर एंडोमेट्रियम स्तर की रुधिर वाहिनियां क्या हो जाती है? रुधिर वाहिनियां फट जाती है। एंडोमेट्रियम का सबसे भीतरी स्तर झड़ जाता है। क्या होता है? 3 से 5 दिन की अवधि है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का स्राव कम होने लग जाता है। स्राव कम होने लग जाने के कारण अचानक गिरावट के कारण क्या हो जाती है? हमारी एंडोमेट्रियम रियर की जो रुधिर वाहिनिका है वो फट जाती है, और सबसे भीतरी स्तर है एंडोमेट्रियम का, वो क्या होता है? झड़ने लग जाता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हम, डी, गर्भाशय के क्षतिग्रस्त
गर्भाशय के क्षतिग्रस्त ऊतकों को रक्त के साथ योनि मार्ग से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इस प्रावस्था के दौरान 40 से 60 लीटर रक्त की हानि होती है। इस प्रावस्था के दौरान 40 से 60 ml रक्त की हानि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस रक्त का जल्दी से थक्का नहीं बनता है। क्या होता है कि हमारे जो क्षतिग्रस्त ऊतक थे वो अब क्या होते हैं, योनि मार्ग से साथ रक्त के साथ बाहर की ओर निष्कासित हो जाते हैं। इस प्रावस्था में क्या होता है, 40 से 60 ml रक्त की हानि होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इसमें क्या होता है, थक्के नहीं बनते रक्त के। तो आप मुझे बताओ कि ऐसा क्या होता है कि रक्त के थक्के नहीं बनते हैं। जल्दी से बताओ ऐसा क्या होता है कि रक्त के थक्के नहीं बनते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसकी। नेक्स्ट पॉइंट हम करने वाले हैं फॉलिक्यूलर फेज। सेकेंड फेज, यह प्रावस्था कितनी होती है, 8 से 9 दिन की अवधि की होती है। ए पॉइंट इसका, यह प्रावस्था 8 से 9 दिन की अवधि की होती है। पहले वाली कितनी थी बताओ मुझे, पहले वाली कितनी थी बताओ मुझे। इसमें क्या होता है, इस दौरान अग्रपीयूष ग्रंथि से एफएसएच की फुल फॉर्म भी बताओ, मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताई थी ना। एफएसएच हार्मोन का स्त्राव होता है। अब हम देखने वाले हैं हमारा थर्ड पॉइंट। हमारा थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, ठीक है। अभी तक हमारे एफएसएच का सीक्रेट हो गया था, ठीक है। अब एफएसएच के प्रभाव के कारण, एफएसएच के प्रभाव, एफएसएच के प्रभाव के कारण क्या होता है, अंडाशय पुटक वृद्धि करते हैं एवं कोई पुटक ग्राफ्टियन पुटक में बदल जाता है। एफएसएच के प्रभाव के कारण क्या होता है, अंडाशय पुटक
वृद्धि करते हैं। एंड कोई पुटक, कोई भी XYZ, कोई सा भी पुटक, इनमें से कोई पुटक ग्राफ्टियन पुटक में परिवर्तित हो जाता है। अब क्या होता है कि ग्राफ्टियन पुटक में परिवर्तित हो गया। अब ग्राफ्टियन पुटक में परिवर्तित हो जाने के कारण अंडाशय में वृद्धिशील पुटक एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करते हैं और एस्ट्रोजन हार्मोन भी लगातार सीक्रेट होता रहता है। अब इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होता है तो पहले तो अपने एस्ट्रोजन हार्मोन की क्वांटिटी कम होती गई थी, अब हमारे क्या हो रही है, एस्ट्रोजन हार्मोन की क्वांटिटी क्या होती है, बढ़ती जा रही है। एंड्रोजन जो अपने एस्ट्रोजन हार्मोन है, फटी हुई रक्त वाहिनियां व क्षतिग्रस्त गर्भाशयों की मरम्मत करता है तथा एंडोमेट्रियम की मोटाई बढ़ाता है। इस प्रावस्था के अंत में वह मासिक चक्र के मध्य LHS का स्राव भी तेजी से होता है। अब LH के स्राव को LH सर्ग या LH स्राव कहते हैं। LH के प्रभाव से क्या होता है, हमारी ग्राफ्टियन पुटक फट जाती है एवं अंडाशय की परिवर्धी से मुक्त हो जाती है, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन क्या है, हमारा LHS के स्राव के कारण क्या होता है, ग्राफ्टियन पुटक फट जाती है। ये हमारा ओव्यूलेशन अंडोत्सर्ग है। तो अभी मैं वापस अभी मैंने जो भी बोला, क्या बोला मैंने कि हमारा FSH सीक्रेट हो गया, FSH सीक्रेट के बाद एस्ट्रोजन सीक्रेट हो गया, एस्ट्रोजन सीक्रेट हो गया तो एस्ट्रोजन हमारी एंडोमेट्रियम जो लेयर थी वहां पर चला जाता है। एंडोमेट्रियम लेयर में जाकर यहाँ पे क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होने के कारण थोड़ी देर बाद हमारा LH हार्मोन सीक्रेट होता है। LH हार्मोन सीक्रेट होने के कारण हमारी क्या होती है, ग्राफ्टियन पुटक जो बड़ी हुई थी आकार में वो फट जाती है। अब ग्राफ्टियन पुटक के फट जाने की प्रक्रिया को ओव्यूलेशन अंडोत्सर्ग बोलते हैं। अब इसके कारण हम हमारे थर्ड फेज में एंटर कर जाते हैं। इसके बाद हम हमारे किस फेज में एंटर कर जाते हैं, थर्ड फेज में एंटर कर जाते हैं। तो अब हम हमारा थर्ड फेज पढ़ेंगे, इससे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम हमारी थर्ड फेज जो कि हमारी ल्यूटियल फेज है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी ल्यूटियल फेज क्या होती है, 13 से 14 दिन की होती है। ल्यूटियल फेज की अवधि क्या है, 13 से 14 दिन की है। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, इस प्रावस्था में फटा हुआ ग्राफियन पुटक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो हमारी सेकंड फेज थी, सेकंड फेज में हमारा ग्राफियन पुटक फट गया था। अब ग्राफियन पुटक फट गया था तो इस प्रावस्था में हमारे फटा हुआ ग्राफियन पुटक किस में परिवर्तित हो गया, अंतःस्रावी ग्रंथि में परिवर्तित हो जाते हैं। अब इसके प्रारंभ में LH FSH का स्राव कम हो जाता है। यानी कि जो हमारा सेकंड फेज था उसमें हमारे ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट हो रहे थे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, तो यहाँ आके वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोल रहा है कार्पस ल्यूटियम अत्यधिक मात्रा में प्रोजेस्टेरोन व टेस्टोस्टेरोन का स्राव करने लगता है। यानी कि हमारा LHS और FSH तो कम हो गया, लेकिन हमारे प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उनका स्राव बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होने लग जाता है। और जो प्रोजेस्टेरोन हमारी एंडोमेट्रियम स्तर की मोटाई को बढ़ाता है तथा इसे अंतरारोपण हेतु
तैयार करता है, यानी कि निषेचन हो तो अंतरारोपण हो तो ये हमारा उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेगा। वापस समझाती हूँ, ये लाइन हमारे जो ग्राफियन पुटक थी वो अंतःस्रावी ग्रंथि में परिवर्तित हो गई। LHS FSH का सिक्रेशन कम होने लग जाता है। कार्पियस ल्यूटियम अत्यधिक मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन व टेस्टोस्टेरोन का स्राव करना क्या करता है, बहुत वृद्धि कर देता है। जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन है वो एंडोमेट्रियम स्तर की मोटाई को बढ़ाता है, यानी कि उसकी इट्स मोटाई को बढ़ाता है, जिसके कारण क्या हो, हमारा अंतरारोपण स्टार्ट हो जाए। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम आगे करते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जब निषेचन की स्थिति होती है, ठीक है। अभी हम निषेचन की स्थिति की बात कर रहे हैं कि अगर निषेचन की स्थिति है तो हमारा कार्पस ल्यूटियम सगर्भता के अंत तक बना रहता है, यानी कि अगर निषेचन की स्थिति है तो हमारा कार्पस ल्यूटियम बना रहेगा। एवं हमारे प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन का स्राव उच्च स्तर पर बना रहेगा, यानी कि हमारा प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का स्राव क्या होता है, बढ़ता रहेगा। तथा निषेचन न होने की स्थिति में कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बुमिनिस के रूप में नष्ट हो जाता है। अगर निषेचन हो रहा है तो हमारा ये सगर्भता होगी और ये बना रहेगा। अगर नहीं हो रहा तो कार्पस एल्बुमिनिस में परिवर्तित हो जाएगा, जिसके कारण हमारे प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन का स्तर तेजी से गिरने लगता है। दूसरा मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है और एक अन्य पुटक बनना प्रारंभ हो जाता है। अगर क्या हुआ, हमारे कार्पस ल्यूटियम के सगर्भता हो गई तो ठीक है, अगर सगर्भता नहीं हुई तो क्या होगा कि कार्पस एल्बुमिनिस में परिवर्तित हो जाएगा, तो हमारे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और एक दूसरा चक्र स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि अंडोत्सर्ग के दिन कितने होते हैं, 14 दिन की अवधि होती है, ठीक है। और अगर अंडोत्सर्ग के दिनों के अंदर जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो सामान्यतः हल्का सा तेज होता है, यानी कि थोड़ा सा तेज होता है हमारे शरीर का टेम्परेचर, यानी कि हल्का सा हमारा टेम्परेचर 37 से थोड़ा सा बढ़ जाता है, बॉडी वार्म हो जाती है। इज दैट क्लियर? आज हमने मेंस्ट्रुएशन और एस्कुलेशन साइकिल के बारे में पूरा पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक देखेंगे। हैव अ गुड डे, गुड बाय एंड टेक केयर। एंड किसी को समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके बताएं। एंड नोट्स लेने के लिए रिम क्लासेस के ऐप पर जाएं एंड वहाँ पर आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। हैव अ गुड डे, गुड बाय एंड टेक केयर।